हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू असेसमेंट फॉर लर्निंग क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम असेसमेंट फॉर लर्निंग क्लास में पढ़ने वाले हैं हमारे यूनिट 5 के लास्ट टॉपिक को। बहुत खुशी हो रही है कि हमने बहुत ही अच्छे से अपना सिलेबस पूरा कर लिया है। पूरा कर नहीं लिया मतलब लास्ट टॉपिक पे खड़े हैं, तो बहुत ही जल्द हमारा सिलेबस पूरा होने वाला है। यूनिट 5 का ये लास्ट टॉपिक है जिसकी आज हम शुरुआत करने वाले हैं। अब ये जो टॉपिक है ये आज की क्लास में ख़त्म होने वाला नहीं है। अभी इससे रिलेटेड 1-2 क्लासेस और भी होंगी, ये मैं आपको बता दूं। कहीं आप ये सोच लें कि आज ही हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, तो नहीं, आज नहीं होगा। इससे रिलेटेड आपकी 1 से 2 कक्षाएँ और होंगी। ठीक है, चलिए आज के हमारे जो टॉपिक का नाम है वो आपके सामने यहाँ पे मेंशन है, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ प्रिवलेंट प्रैक्टिसेस ऑफ असेसमेंट, अर्थात हिंदी में है आकलन के प्रचलित अभ्यासों का समीक्षात्मक विश्लेषण। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी कि समीक्षात्मक विश्लेषण क्या होता है। समीक्षा करना, ठीक है। समीक्षात्मक में जो आपको यहाँ पे मूल शब्द दिखाई दे रहा है वो है समीक्षा। सम धन इक्षा, इक्षा मतलब देखना, सम का मतलब समान रूप से। तो किसी भी चीज को, किसी भी कार्य को समान रूप से देख करके उसकी जजमेंट करना, अर्थात उसका विश्लेषण करना, अर्थात उसकी असेसमेंट करना, आकलन करना। आकलन में क्या किया जाता है? आकलन में राय बनाई जाती है, निर्धारण किया जाता है, यही मीनिंग है ना असेसमेंट का। तो यहाँ पे किसी भी कार्य या किसी भी वस्तु को देख करके, समान रूप से देख करके, जांच परख करके, फिर उसके गुणों और उसकी कमियों पर ध्यान देते हुए उसका विश्लेषण करना, अर्थात उसके बारे में कोई राय बनाना, ये अर्थ निकलता है। और यहाँ पे हमारे टॉपिक में क्या बोला उन्होंने कि हमने क्या करना है, ये समीक्षात्मक विश्लेषण करना है जो आकलन के अब प्रचलित अभ्यास है, अर्थात जो प्रैक्टिसेस हैं, जो आज वर्तमान समय में जिस आधार पर आकलन किया जा रहा है उसको ध्यान में रख करके और फिर हमने उसका समीक्षात्मक विश्लेषण करना है। ये है हमारा टॉपिक। तो आपको मैं ये बताऊं, वर्तमान समय में जब आकलन किया जाता है तो क्या किया जाता है? आधार बनाया जाता है परीक्षाओं को। हमने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ये टॉपिक पढ़ा था, सीसीई, आपको याद होगा। तो सीसीई में क्या था, हमने बात की थी कि एक तो सतत यानी निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए, अर्थात वर्ष में एक बार परीक्षा ना करवाई जाए बल्कि पूरा साल बच्चे की सभी जो भी पक्ष हैं उनका मूल्यांकन किया जाए टाइम टू टाइम। और इसके साथ हमने कहा था व्यापक होना चाहिए, केवल किसी एक पक्ष का मूल्यांकन ना हो करके बालक से संबंधित सभी पक्षों का मूल्यांकन होना चाहिए, क्योंकि हमने बालक का सर्वांगीण विकास करने की लक्ष्य रखा है, या शिक्षा का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो हमें वो विकास हुआ है या नहीं ये चेक करने के लिए उसके सभी पक्षों का अर्थात व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए। ये बात आपको क्लियर है? अब इतना होने पर भी अगर हम वर्तमान समय की आकलन प्रक्रिया की बात करें, या जो भी आकलन के लिए ये जो लिखा है प्रिवलेंट प्रैक्टिसेस, अर्थात जो वर्तमान समय में जो प्रचलित है आकलन के लिए जो भी विधियां अपनाई जा रही हैं वो पुराने टाइप की हैं। उसमें क्या आधार बनाया जाता है? वार्षिक परीक्षा को आधार बना दिया जाता है। जैसे आपने सीबीएसई में देखा है, सीजीपीए होते हैं, है ना। किसी भी 10th की मार्कशीट देखना, आपको मिल जाएंगे वहाँ पे सीजीपी लिखे हुए। तो वहाँ पे केंद्रीय बोर्ड जो है सीबीएसई, उसने वहाँ पे इसकी व्यवस्था की है। इसके साथ ही जो हमारे यहाँ के जो बोर्ड हैं, अधिकतर बोर्ड हैं, उसमें अभी भी वार्षिक परीक्षा के अंकों को ही आकलन का आधार बनाया जा रहा है, जो कि वर्तमान समय में सही नहीं है। कारण क्या है? कारण है स्टूडेंट्स कि
बच्चे की इसमें केवल और केवल वार्षिक परीक्षा को आधार बनाने से क्या होता है, सही से उसकी असेसमेंट नहीं हो पाती है। जो पक्ष सही रूप में मूल्यांकन करने योग्य होते हैं उनका मूल्यांकन नहीं हो पाता है, इसलिए ऐसा ना करके उसका व्यापक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने इसी पे तो बात करनी है कि किस तरह से वर्तमान समय में हम समीक्षात्मक विश्लेषण कर सकते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं, आकलन के लिए जो प्रचलित अभ्यास हैं, प्रैक्टिसेस हैं उनका, और इसके अंतर्गत कौन कौन से बिंदु हैं जिनका समीक्षात्मक आकलन किया जाना चाहिए, अर्थात किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आपके सामने है, ये मैंने 5 बिंदु लिख रखे हैं, ठीक है, आपके सामने यहाँ पे 5 बिंदु मैंने लिख रखे हैं कि हमें समीक्षात्मक विश्लेषण करना है तो किन किन चीज़ों का करना है। तो सबसे पहले देखिए आकलन उद्देश्यों का समीक्षात्मक विश्लेषण, अर्थात हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आकलन के उद्देश्य हैं हम उनका समीक्षात्मक विश्लेषण करना चाहिए या करेंगे। उसके बाद आकलन विधियों का समीक्षात्मक विश्लेषण, फिर दूसरी बात अगर उद्देश्यों से आगे बढ़ते हैं तो हम विधियों की बात करते हैं, हमने क्या करना है, विधियों की बात करेंगे हम इस पे, आकलन की कौन कौन सी विधियां होती हैं उनके समीक्षात्मक विश्लेषण के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बाद वो जानेंगे। उसके बाद है आकलन व्यू रचना का समीक्षात्मक विश्लेषण। आकलन व्यू रचना मतलब जो आकलन करने के लिए जो हम शिक्षण अधिगम की व्यू रचना तैयार करते हैं उससे रिलेटेड हमें कौन कौन से बिंदु ध्यान में रखते हुए समीक्षात्मक विश्लेषण करना है उसकी बात होगी। फिर है आकलन सहभागिता का समीक्षात्मक विश्लेषण। यहाँ पे सहभागिता किसकी ली जाएगी, यहाँ पे सहभागिता ली जाएगी विद्यार्थी की। किसके द्वारा ली जाएगी, अध्यापक के द्वारा ली जाएगी। तो अध्यापक के द्वारा विद्यार्थी की सहभागिता कितनी ली जाती है उसका समीक्षात्मक विश्लेषण किया जाएगा। इसके बाद देखिए आकलन सिद्धांतों का समीक्षात्मक विश्लेषण। आकलन सिद्धांत वैधता, विश्वसनीयता, लोचनीयता, इन सब को चेक करना भी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आकलन के सिद्धांतों के अंतर्गत वैधता, विश्वसनीयता, आकलन कितना वैध है, कितना विश्वसनीय है, कितना लोचपूर्ण है, इन सब बातों के पर चर्चा होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो मैंने 5 बिंदु आपके सामने लिखे हैं इनके अंदर एक एक को पढ़ना है, एक एक के सब पॉइंट्स हैं। इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि आप मत सोचना कि आज का ये टॉपिक जो है एक ही क्लास में अर्थात पार्ट 1 में ही एक ही पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, नहीं। ये जो 5 बिंदु है ना, इन 5 बिंदुओं पर हमने बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आज सबसे पहले बात करेंगे आकलन उद्देश्यों का समीक्षात्मक विश्लेषण किस तरह से किया जाता है इस पर, ठीक है। आकलन उद्देश्य, और ऐसे ही सबके अंदर छोटे छोटे सब पॉइंट्स आएंगे। अब हम इसको यहाँ पे साइड पे पढ़ लेंगे एक एक करके, और फिर इसके अंतर्गत ये सारे जो 5 पॉइंट है ना इनके अंतर्गत छोटे छोटे बिंदु सब पॉइंट्स आने वाले हैं। ये मेन पॉइंट्स हैं 5, और इसके अंतर्गत क्या आने वाले हैं, सब पॉइंट्स आने वाले हैं। आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ये आपको मेन हेडिंग्स के रूप में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिखना होगा। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो भी ले लो इनका। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आकलन उद्देश्यों के समीक्षात्मक विश्लेषण पे बात कर रही हूँ। तो आकलन उद्देश्यों का जब समीक्षात्मक विश्लेषण किया जाए तो सबसे पहली चीज जिसका ध्यान रखना चाहिए वो है छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना।
छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप आकलन के उद्देश्यों का समीक्षात्मक विश्लेषण कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि आपके स्टूडेंट्स को ऑलरेडी कितनी नॉलेज है। ठीक है, अब आकलन के उद्देश्य चेक करने हैं, अर्थात कितने उद्देश्यों की पूर्ति हुई है या हमारे उद्देश्य क्या रहेंगे। तो उसके अंतर्गत सबसे पहली चीज हमें पता होनी चाहिए, एक शिक्षक को पता होनी चाहिए कि उसके स्टूडेंट को पूर्व ज्ञान कितना है, पहले से ऑलरेडी वो कितना जानता है। देखिए, शिक्षा का जैसे लक्ष्य होता है कि हमने बालक का सर्वांगीण विकास करना है या फिर उसको सिखाना है, अधिगम कराना है। अब अधिगम कराना है, ये पता कैसे चलेगा कि अधिगम हुआ है या नहीं हुआ? ये तो तब पता चलेगा जब हमें ऑलरेडी पता होगा कि हमारे स्टूडेंट को पहले से कितना पता था। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले बालक के पूर्व ज्ञान का पता लगाएं। अपने छात्रों को, हमारे छात्रों को ऑलरेडी कितना पता है उसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है छात्रों की वर्तमान योग्यता का पता लगा। अब क्या है, अब जब पूर्व ज्ञान का पता चल गया, अब नेक्स्ट बिंदु में आपने ध्यान देना है, आपने पता लगाना है छात्रों की वर्तमान योग्यता का। अब जब हमें पहले की योग्यता बालक की पता होगी, बालक का पूर्व ज्ञान पता होगा, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम जान सकते हैं, हम मूल्यांकन कर सकते हैं, हम आकलन कर सकते हैं किसका, बालक के ज्ञान का, कि उसको कितना पता चला है, पहले कितना पता था, फिर हमने शिक्षण कराया तो कितना पता चला। तो क्या इस आधार पर हम उद्देश्यों की जजमेंट नहीं कर सकते? बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है छात्रों की वर्तमान योग्यता का पता लगाना है। पहले पूर्व ज्ञान का पता लगाएंगे और उसके बाद बालक की वर्तमान योग्यता का पता लगाएंगे। और उसके बाद फिर क्या होगा, आवश्यकता अनुसार अधिगम गतिविधियों आवश्यकता अनुसार अधिगम गतिविधियों की व्यवस्था करना। अब क्या किया जाएगा इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत बच्चे की आवश्यकता के अनुसार अधिगम गतिविधियों का विकास किया जाएगा। अधिगम गतिविधियों का विकास करना मतलब उसको सिखाने के लिए जो भी क्लास में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप किए जाते हैं, गतिविधियां की जाती हैं, उसमें सर्वोपरि किसको रखा जाएगा, बालक की आवश्यकता, छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बालक को सिखाने के लिए जो विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हम बच्चों को क्लास में कराते हैं, उनको विकसित किया जाएगा अर्थात उनको करवाया जाएगा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हो गया हमारा, आवश्यकता अनुसार अधिगम गतिविधियों की व्यवस्था की जाए। उसके बाद जो हमारा अगला बिंदु है वो है छात्रों के उपलब्धि स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि करना। छात्रों के
उपलब्धि स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि करना। देखिए, ये जो भी शिक्षा के कार्यक्रम होते हैं या शिक्षा की व्यवस्था होती है, आप सभी जानते हो कि बच्चे को सिखाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। जो भी व्यू रचनाएं हैं या जो भी हमारा जो आकलन होता है वो किस लिए है, ताकि बच्चा सीख सके, अधिगम कर सके। प्रमुख लक्ष्य ही यही होता है शिक्षा का, कि हमने बालक को क्या करना है, उस अच्छे से सिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज है, छात्रों की उपलब्धि स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि करना। तो बालक सीखेंगे, इसका मतलब क्या करेंगे, अचीव करेंगे। उनका उपलब्धि स्तर, उनकी जो अचीवमेंट लेवल है वो भी तो हायर होगा ना दिन ब दिन। तो इसमें वृद्धि करना भी एक मुख्य पॉइंट है। ठीक है, तो ये हो गया छात्रों के उपलब्धि स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि करना। नेक्स्ट पॉइंट है अब हमारा छात्रों की शैक्षिक प्रगति एवं अधिगम स्तर की प्रगति को जांचना। ठीक है, छात्रों की शैक्षिक प्रगति एवं अधिगम स्तर की प्रगति को जांचना, ये भी उद्देश्यों के अंतर्गत ही आता है आकलन के। हमने क्या करना है, बालक की क्या शैक्षिक प्रगति अर्थात उसने कितना एजुकेशन फील्ड में कितनी प्रोग्रेस की है उसको जानना, उसकी प्रगति का आकलन करना, या फिर उसके अधिगम स्तर अर्थात उसने कितना सीखा है उसको जानना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये भी हमारे आकलन के उद्देश्यों के समीक्षात्मक विश्लेषण में ही आता है। छात्रों की शैक्षिक प्रगति एवं अधिगम स्तर की जो जांच करना, उसकी प्रगति को जांचना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नवीन कौशलों का विकास करना। नवीन कौशलों का विकास करना, किसमें नवीन कौशलों का विकास करना, बालक में। ये भी आकलन का एक उद्देश्य है। बच्चे के बारे में राय बनानी है, निर्धारण करना है, उसका जो हम अच्छे से जो उसकी समीक्षा करनी है आकलन के उद्देश्यों की, तो उसमें ज़रूरी है कि बच्चे में हम प्रयास करें कि नवीन कौशलों का विकास हो सके। देखिए, कौशल लेसन प्लान में उद्देश्यों के अंतर्गत भी आप लिखते हो ना कौशल, और आपको ये भी पता होगा कि क्रियात्मक भी होते हैं उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, है ना, तो आपको पता ही है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे में हमने क्या करना है, नवीन कौशलों को विकसित करना है। ये भी आकलन के उद्देश्यों के अंतर्गत ही आएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बिंदु है, नवीन एवं आधुनिक उपकरणों का प्रयोग। नवीन एवं आधुनिक उपकरणों का प्रयोग। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि हम यहाँ पे, जैसे हमारा आज का टॉपिक है कि जो आकलन की जो प्रिवलेंट प्रैक्टिसेस हैं उनके समीक्षात्मक विश्लेषण को किस तरह से प्रभावी बनाया जाए या किस तरह से उसको अच्छे से प्रयोग में लिया जाए। तो यहाँ पे हमने ये जो 5 चीज़ें हैं, 5 पॉइंट है, उनको रखा, जिसमें हम पहले उद्देश्य के अंतर्गत ये लास्ट पॉइंट है हमारा नवीन एवं आधुनिक उपकरणों का प्रयोग। मैंने शुरू में जब आपको कॉन्सेप्ट बताया हमारे आज के टॉपिक का, तो मैंने क्या बताया आपको कि आज भी क्या किया जा रहा है, बच्चों की जो असेसमेंट की जा रही है, बच्चों का जो आकलन किया जा रहा है, उसमें अभी भी परंपरागत विधियों का प्रयोग किया जा रहा है।
आज भी उसमें नवीन विधियों या नवीन उपकरणों का, आधुनिक उपकरणों का प्रयोग नहीं हो रहा है। इसके चलते हुए क्या आकलन की प्रक्रिया अच्छे से संपूर्ण हो सकती है, संपन्न हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, हम नवीनता लेकर के आएं। आकलन में नवीनता की ज़रूरत है, नवीन विधियों के प्रयोग करने की ज़रूरत है और इसके साथ ही आधुनिक उपकरणों का उसमें प्रयोग होना चाहिए, ऐसी इसकी वर्तमान समय की आवश्यकता है। या हम ये कह सकते हैं वर्तमान समय में जो आकलन की प्रक्रिया है उसकी ये मांग है कि उसमें नवीनता होनी चाहिए, आधुनिक उपकरणों का उसमें प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ भी ज़रूरी है। अब मैंने जैसे कि शुरू में बताया आपको, ये 5 जो आपके सामने पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, इन पांचों पॉइंट्स के अंतर्गत सब पॉइंट्स आएंगे। यहाँ पे आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, ये हमने आकलन उद्देश्यों के समीक्षात्मक विश्लेषण के अंतर्गत इन पॉइंट्स की बात की है। ठीक है, एक बार इसको फिर से मैं दोहरा देती हूँ, अब किसी कंफ्यूजन में मत रहना। तो हम ये सारे पॉइंट्स किसके हैं, ये पहले वाले बिंदु के, यानी कि ये फर्स्ट पॉइंट के सब पॉइंट्स हैं। अभी ये 4 के पॉइंट्स मैंने नहीं पढ़ाए हैं, इनके अंतर्गत भी इनके भी सब पॉइंट्स आएंगे। ओके, तो आकलन उद्देश्यों के अंतर्गत इसका जब समीक्षात्मक विश्लेषण किया जाए तो उसमें कौन कौन से बिंदु सर्वोपरि हैं, तो छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना, छात्रों की वर्तमान योग्यता का पता लगाना, आवश्यकता अनुसार अधिगम गतिविधियों की व्यवस्था करना, छात्रों के उपलब्धि स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि करना, छात्रों की शैक्षिक प्रगति एवं अधिगम स्तर की प्रगति को जांचना, नवीन कौशलों का विकास करना और नवीन एवं आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करना। ये सारे के सारे पॉइंट हो गए आकलन के उद्देश्यों के समीक्षात्मक विश्लेषण के अंतर्गत। ठीक है, अब इसी तरह से जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे आकलन विधियों का समीक्षात्मक विश्लेषण। ठीक है, तो इसके सब पॉइंट आएंगे, फिर इसके आएंगे, फिर इसके आएंगे, फिर इसके आएंगे। इस तरह से हमने इन पांचों पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ना है। आकलन के प्रचलित अभ्यासों का समीक्षात्मक विश्लेषण इस टॉपिक के अंतर्गत। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास में ये जो मैंने बताया है ये समझ में आ गया होगा और इससे आगे का जो भी हमारा ये 4 पॉइंट का जो भी मैटर है, ये 4 पॉइंट्स के अंतर्गत जो भी सब पॉइंट्स आने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। स्टूडेंट्स, सिलेबस समाप्त होने को है, तो इसके लिए हम जो हैं पूरी तरह से बधाई के पात्र हैं, मैं भी और आप भी। ठीक है, मैंने पढ़ाया और आपने पढ़ा, मैंने सिखाया और आपने सीखा। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको एक बार फिर से मैं देना चाहूँगी कि नव वर्ष तो आया ही है, साथ में हम अपने सिलेबस को भी संपूर्ण करने जा रहे हैं, कंप्लीट करने जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, इसका मतलब सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो अब हमको क्या करना है, रिवीजन करनी है। अब हमें क्या करना है, हमें याद करना है। ठीक है, तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो अब नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचेंगे तो यानी नेक्स्ट स्टेप की जो डिमांड्स होंगी, नेक्स्ट स्टेप का अगली सीढ़ी का जो काम होगा वो इस काम से थोड़ा सा अलग होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ आपने साथ साथ में नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि ज़रूरी है नोट्स बनाना और ज़्यादा कुछ नहीं तो मेन हेडिंग्स आपके पास नोट होनी चाहिए। फिर आपने अगर वीडियोस देखी हुई हैं तब आप वहाँ पे एग्ज़ाम में इनको लिख सकते हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना। हेडिंग्स हमारे पास है, हमारे माइंड में सेट है और अंदर हमने जो मैटर लिखना है उसके लिए हमने वीडियो देख रखी है, जो भी आपको एग्जाम्पल्स बताए गए हैं, जो भी आपको पॉइंट्स की व्याख्या बताई गई है उसको आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।